हाय एवरीवन, मैं हूं शेखर और कहानी की श्रृंखला में लेके आया हूं नई कहानी। आइए शुरुआत करते हैं कहानी की। कहानी में एक व्यक्ति है राय रतन किशोर। बड़े ओहदे वाले व्यक्ति हैं, बड़ी पोस्ट है इनके पास और इनका काफी नाम है अपने शहर में। सहृदय व्यक्ति है, उदार व्यक्ति है और अच्छा खासा वेतन मिलता है, बहुत अच्छी सैलरी है इनकी। बावजूद भी इनके खर्चे पूरे नहीं होते और इनकी सैलरी का 1/4 पार्ट इनके बंगले को भेड़ चढ़ जाता है। इसी से बड़े चिंतित रहते हैं व्यक्ति, बेचारे चिंतित होते हैं और इतना रिश्वत लेते हैं या नहीं इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहने वाले कहते भी हैं। इतना जरूर है, अपना भत्ता बढ़ाने के लिए ये दौरे बहुत करते हैं। दौरे यानी कि ट्रैवल, और जब ट्रैवल करेंगे तो टीए मिलेगा। टीए यानी ट्रैवल अलाउंस, वेतन भत्ता। अब फेक यात्राएं करते हैं। सभी भ्रष्टाचारों में करप्शन का एक जनरल टाइप है यात्रा भत्ता लेना। कोई भी व्यक्ति है, किसी सर्विस में है वो और जा रहा है और मान लो शहर में उसका कोई अपना सगा संबंधी है और उसने यात्रा पूरी उसी की गाड़ी पे की है, उसी की स्कूटी पे की है या उसके साथ घूमा है, तो कोई खर्चा तो हुआ नहीं है, लेकिन फेक बिल बनवा लिया उसने और बनवा करके सबमिट कर दिया ऑफिस में, तो सरकार उसको पैसा दे देती है। अच्छी बात नहीं है, गलत बात है, लेकिन है तो है, क्या कर सकते हैं। ये भी ऐसे करते हैं, फेक बिल बनवा लेते हैं, फेक यात्रा दिखाते हैं, फेक दौरे दिखाते हैं और बिल बनवा लेते हैं। अब हुआ क्या, एक दिन इनके दोस्त, इनके मित्र इनके घर आए और वहां देखते हैं कि दमड़ी घसियारा जो कि इनका नौकर है उसको डांट रहे हैं। डांट किस बात पर है? डांट इस बात पर है क्योंकि दमड़ी घसियारा जो है इनका दिन रात का नौकर था। रात को सोया नहीं इनके घर पे। सारी मजदूरी की मेहनत की, लेकिन रात को नहीं सोया। रतन किशोर जी कह रहे हैं दमड़ी घसियारे से कि हाँ भाई, कल कहाँ था रात को? तू यहाँ रात को था नहीं ना, तुझे जब हमने दिन रात के लिए रखा हुआ है तो यहाँ पर था क्यों नहीं? बेचारा दमड़ी घसियारा कहता है घिघियाते हुए कि मालिक, रात में एक मेहमान आ गए थे, इस वजह से नहीं आ पाया। कि अच्छा, अब तू रात का वेतन उसी मेहमान से ले लियो। अब ये कहता है कि मालिक गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब किशोर जी कहते हैं कि बक मत कर, 2 रुपए दंड लगेगा तुझ पर। अब बेचारा रोता हुआ चला जाता है वहां से। ये वो वाली बात हो गई, कोई व्यक्ति गया था रमजान हटवाने के लिए, उसको नमाज रोकने पड़ गई बेचारे को। ऐसे इस साथ वो बेचारे के साथ जुर्माना पड़ेगा। ये तो था नहीं, पढ़ा लिखा तो था नहीं बेचारा, क्योंकि अगर तेज होता तो रात को किसी वक्त आके सो जाता। बेचारा गरीब आदमी था, अनपढ़, किसको क्या पता तेजपन क्या चीज होती है। दमड़ी के पास 20 बिस्वे जमीन थी और इतने ही लोगों को खर्च भी था। दो पुत्र थे, 2 पुत्रियां थी। दमड़ी के पास 2 पुत्र, 2 पुत्रियां और 1 ऐसी पत्नी, इन सबका खर्च था। और लोग खेती में लगे रहते थे, लेकिन जमीन जो है सोना तो उगलेगी नहीं। बड़ी समस्या होती थी, पेट की रोटियां भी मौसर नहीं होती, बहुत तकलीफ होती थी पूरे परिवार को। इसकी सारी जो उसका वेतन था पूरा का पूरा ऐसे ही चला था। अब किसान कुछ भी सही, उसको मजदूरी करना पसंद नहीं है, क्योंकि किसान की मर्जाद खराब हो जाएगी। मर्जाद समझते हो उसका क्या होता है? मर्यादा। अभी आप एक उपन्यास पढ़ोगे गोदान, उसमें आपको हो रही आएगा एक व्यक्ति, उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, बड़ा मजा आएगा। तो फिलहाल अपनी कहानी पे आते हैं। पहले मजदूरी करते तो बड़ी शांति से जिंदगी गुजार लेते, लेकिन खेती में लगे हुए थे। खेती छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि खेती में जो मर्जाद है ना, वो मजदूरी में नहीं है। इसी तरह अब इन 2 बैल बांधे हुए थे इसने अपनी मर्जाद दिखाने के। वेतन, आधा वेतन बैलों की देख रेख, खाने, दाने चारे में निकल जाता था। क्या एक दिन सर्दी का दिन, सर्दियों का समय था और ये ठंड से कांप रहा था दमड़ी। अब किशोर जी आए, उसको कांपता हुआ देखकर कहने लगा, कांप क्यों रहा है? कपड़े नहीं बनवा सकता? ये कहता है कि हुजूर, रोटी का तो पूरा नहीं पड़ता, कपड़े कहां से बनवाऊं? अब ये कहते हैं राय रतन किशोर जी, उसे कितनी बार बोला है कि बैलों को बेच क्यों नहीं देता? तेरी इतना मोटी सी बात समझ में नहीं आती कि बैल कैसे बेच दूं? मर्जादा का सवाल है और बिरादरी में नाक कट जाएगी, कोई लड़कियों की शादी नहीं होगी, सब जात से बाहर कर देंगे मुझे, ऐसे कहता है दमड़ी। अब वहीं खड़ा, मतलब राय रतन किशोर जी थे, एक इनका मित्र था, उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं राय रतन किशोर जी, क्यों ऐसी परंपरा से, ऐसी मर्जाद से तुम्हें दूर से नमस्ते करूं? अब अपने दोस्त से कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव होता था हमारे यहाँ पे, हजारों साल से चला हुआ, हमारी पुस्तकों में चला हुआ आ रहा था कई सालों से, कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव। अब मेरे वालिद के बाद मैंने पहले ही वर्ष बंद कर दिया। कुछ लोगों ने चिल्लपो मचाई, बहुत छीना झपटी करी, लेकिन हर साल 4-5 हजार रुपये पानी फिरता था, खत्म हो गया, बच गए वो पैसे मेरे। ऐसे ही एक प्रथा और चल रही थी हमारी फैमिली में कि किसी की भी लड़की की शादी हो और लकड़ी हम खरीद के देंगे उसको, हमारे यहाँ से ले जाया करता था।
मैंने वो बंद कर दी, लकड़ी से बच गए 500 रुपये तो मेरे साल के कम से कम। तो मैं दूसरों का फायदा देखूंगा या अपना फायदा देखूंगा? मैं अपना मतलब कोई अगर मान लो किसी के चिल्लाने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे तो अपना फायदा देखना है, अपने फायदे के बारे में सोचूं, किसी और के फायदे के बारे में सोचूंगा। ये कहते हैं राय रत्न किशोर जी। ये सब सुन करके राय साहब के मित्र के मन में आता है कि इन दोनों में कौन सभ्य है, अपनी मान मर्यादा पर जान देने वाला मूर्ख दमड़ी या धन के लिए अपनी कुल मर्यादा को बलिदान करने वाले राय साहब। ये सब चल रहा था उसके उनके दोस्त के मन में। एक बार क्या हुआ कि शहर के बड़े रईस का केस इनके कोर्ट में आया। ये जज थे, राय साहब जज थे, इनके कोर्ट में एक बड़े रईस का केस आया, खून के इल्जाम में फंसा हुआ था वो। अब सबने जो है बड़े जोर लगाए, बोले इनडायरेक्ट वे में इनको रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन ये किसी से बात करने को राजी नहीं, किसी से रिश्वत लेने के लिए राजी ही नहीं थे। क्या सारे जोर लगाने के बाद उस रईस ने कहा कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी सारी दौलत बिक जाए, लेकिन मुझे इस पचड़े से क्लियर निकलना है, बिल्कुल एकदम से बाइज्जत बरी होना। उसने क्या किया कि अपनी स्त्री को भेजा राय रत्न किशोर की पत्नी के पास, और दोनों में बातचीत हुई। मामला 20,000 का था और इनकी पत्नी इतनी खुश हुई कि उत्सुकता में रात को 10 बजे ही अपने पति के पास आकर कहती है, उसका जो केस आया हुआ है ना, उसकी पत्नी मेरे पास आई थी और वो पैसे दे रही थी, और मतलब वो पैसे ले लूं क्या, कि ले लूं? तुम मूर्ख हो क्या? तुमने मुझसे पूछा क्या बात थी क्या नहीं? लोग बात क्या सोचेंगे? मेरी प्रतिष्ठा पे, मेरी इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा इस बात का? पता है तुम्हें, मैंने खुद को इस मामले से दूर रखने का सोचा है। मैंने तो 20,000 रुपए ले लिए, वो 20,000 थे कि हाँ रकम थोड़ी बहुत नहीं है, मैं जानता हूँ बड़ी रकम है, तुम्हारी सारी फरमाइशें उससे पूरी हो जाएंगी, लेकिन मतलब मान प्रतिष्ठा की तो कोई चीज होती है ना। ऐसा आप कहते हैं कि तुमने पैसे लिए तो नहीं है अभी, कि मैंने तो लेकर संदूक में भी रख दिए, नोट थे, कि अच्छा तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, ये मतलब अच्छी बात नहीं है। अब इनकी पत्नी कहती है आप कहो तो मैं वापस दे दूंगी उसे। अच्छा, पहले थोड़ा मना तो करती उससे कि अच्छा मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मैंने उससे खूब कहा, पहले मैंने उससे मना कर दिया कि राय साहब सुनेंगे तो मेरे को कच्चा चला जाएंगे, लेकिन इसकी स्त्री जो है मेरे पैरों में गिर गई, मुझे रोने लगी सर पकड़ के, और फिर मैंने खड़ा किया उसको, फिर मैंने बात की उससे, फिर पैसे लिए मैंने उससे कि इस मामले में तुम बहुत तेज हो और अपने आप को इस मामले से दूर रखने का सोचा था, लेकिन तुमने पैसे ले लिए। इधर इन दोनों का ये अभिनय चल रहा है। उसी रात को दमड़ी घसिया छुट्टी पे, रात की छुट्टी ली है बेचारे ने। किस लिए छुट्टी ली है? अपने घर पे बैलों को चारा खिलाने के लिए। अब घर गया, मतलब खत्म हो गया बैलों का, अब पैसे मिलेंगे थोड़ी सी लेट, अभी सैलरी आई नहीं इसकी, अब घर में चारा है नहीं। दिन में तो परिवार वालों ने कुछ खास छील करके खिला दी थी बैलों को, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा, बेचारे बैलों को थोड़ी सी घास से होने वाला क्या है। ऐसे रात को घर में आया ये, तो देखा दोनों बैल देख करके इसके हाथ चाटने लगे इसको और पूंछ उठाने लगे, हुंकार भरने लगे। बेचारा दमड़ी घसियारा क्या करता, दया तो उसको आ रही थी कि बेचारे बैल भूखे हैं, और बड़ी मतलब हृदय में बड़ी संवेदना उसको हो रही थी, और कहता है कि अभी तो पैसे है नहीं, सुबह कुछ उधार ला कर इंतजाम करूंगा, और अंदर जाकर के लेट जाता है। रात के 11 बज जाते हैं, अचानक उसकी आंख खुलती है और रात को ही नजर पड़ती है बैलों पे। चांदनी रात थी और बैलों पे नजर आती है, बैल सोते नहीं है भूख की वजह से, तो उसको याद आती है। अपने पशुओं को अपने बेटे की तरह समझता है और अपने बेटों की तरह समझता है, उसकी उनकी भूख को भी और सब चीजों को। देखते हुए देखा कि अब रहा नहीं गया इससे कि भाई भूखे हैं बेचारे, एक काम करता हूँ कि किसी के खेत में चारा काट लाता हूँ चुपचाप, किसी को क्या पता लग रहा है, और मैं इतना तो काटूंगा नहीं कि कोई बेचने के लिए काट रहा हूँ, बेचारे भूखे हैं मेरे बैल, इनके लिए काटूंगा। अब क्या हुआ कि रात में हंसिया ली और चल दिया। चांदनी रात थी और चार कांप रहा था, मतलब अंदर बहुत डर लग रहा था कि मैं चोरी कर रहा हूँ, लेकिन चोरी उस हिसाब से नहीं कर रहा था। मन में भाव भी था कि मैं चोरी कोई बेचने के लिए तो कर नहीं रहा हूँ, और कोई पकड़ भी लेगा तो सिर्फ कहूंगा कि भाई इतना ही काट, इतना ही लिया है कि बैलों को खिला सकूं, और पकड़ भी लेगा तो मेरी क्या बदनामी होगी। ये बेचारे ने बैलों के लिए खाने के लिए लिया है। डरते डरते अपने जो गांव का मुखिया था उसके खेत में थोड़ा सा चारा काटता। संयोग से ही उसी रात को क्या हुआ, नालिया थाने का सिपाही उस रास्ते से गुजर रहा था। खबर मिली थी कि जुआ चल रहा है कहीं पे, और उसको भड़काने के लिए तो रात में इसको सर पे चारा रख के चलते हुए देखा, तो समझ गया कि रात में कुछ चारा काटा तो चोरी कर रहा है इसका मतलब। ऐठ करके बोला, कौन है, चारा कौन लिया जा रहा है, रुक जाओ वहीं पे। अभी बेचारा डर तो पहले रहा था, डर करके हमें रुक गया, और रात में कहता है कि हुजूर
बस थोड़ा सा ही काटा है, ज्यादा नहीं काटा। कि थोड़ा काटा हो ज्यादा काटा हो है तो चोरी। तो सोच समझ रहा था कि पैसे मतलब हाथ लग गए, हाथ लग गया मतलब मोटा मुर्गा। अब मोटा मुर्गा हाथ लग गया, सोच रहा था वो थानेदार इसको गाँव ले गया इस बहाने, लेकिन वहां भी कुछ नहीं पाया। बेचारा गरीब व्यक्ति था, क्या देगा थानेदार ने चालान कर दिया। जो है इसका केस गया किशोर साहब के पास। किशोर साहब ने देखा कि भाई दमड़ी घसिया रहा है, इसका केस लगा है। अब ये कहते हैं इससे कि तू मेरा आदमी है, तेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मेरी बदनामी हो जाएगी। बड़े कठोरता से व्यवहार कर, अगर तुझे मैंने माफ कर दिया तो सब लोग कहेंगे कि राय साहब का आदमी था और राय साहब ने अपना आदमी करके छोड़ दिया इसको, और मेरी बदनामी होगी बहुत ज्यादा। ये मैं तुझे सख्त से सख्त सजा दूंगा, जिससे कि लोगों को पता चले कि अपना हो या पराया, और राय साहब सबके साथ न्याय करते हैं। और भैया इस सब को मद्देनजर रखते हुए राय साहब ने इसे 6 महीने की सख्त सजा दी थी। अब हुआ क्या कि उसी दिन रईस था उसको बाइज्जत बरी कर दिया इन्होंने पैसे लेकर के। इन दोनों किस्से इनके दोस्त ने सुने थे। इनका दोस्त कहता है कि सभ्यता कुछ नहीं है, सभ्यता ऐब करने का एक हुनर है, जिसको वो हुनर आता है वो सभ्य है, और दूसरा व्यक्ति सभ्य नहीं है। जिसको अपनी गलतियों पर पर्दा डालना आता है वो सभ्य है, जिसको पर्दा डालना नहीं आता वो सभ्य नहीं है। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको समझ आई होगी, सभ्यता का रहस्य। ये कहानी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। काफी इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। इसमें दोनों मुख्य चरित्रों के नाम याद होने चाहिए आपको, राय रतन किशोर जी और दमड़ी घसियारा। इन दोनों के नाम अच्छे से याद कर लेना, कंटेस्ट कर लेना। और उम्मीद है कहानी आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।